देखो एडीआर दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। क्या होता है एडीआर? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? हाँ हाँ, तो पार्टीज जो हैं वो खुद अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट ड्राइव करके केस को डिस्पोज कर सकती हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना? इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन एडीआर के प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको दो तरीके चीज यहां पे रिलेट करनी पड़ेगी। नंबर वन, की एडीआर का स्टेज आता कब है, कब आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रख रहा हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट ओवर हियर। दैट लेट सपोज मेरा यहां पे इस फ्लो चार्ट में ये प्लेंट है, ओवर हियर देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट, प्लेंट आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, राइट। इसके बाद ये है एडमिशन डिनायल का टाइम, ऑर्डर 10 रूल नंबर 1, एडमिशन एंड डिनायल। एडमिशन डिनायल होने के बाद, ध्यान से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एडमिशन डिनायल होने के बाद अगला कोर्ट का काम होता है इशू फ्रेमिंग का, राइट। इशू फ्रेमिंग, तो इशू अगर एक बार आपने फ्रेम कर दिए तो ट्रायल इनिशिएट हो जाएगा। तो कभी भी जब एडमिशन डिनायल होते हैं और इशू फ्रेमिंग से पहले, आफ्टर द एडमिशंस एंड डिनायल्स, क्या बोला मैंने? आफ्टर द एडमिशंस एंड डिनायल्स, ठीक है। एडमिशन डिनायल से पहले नहीं एडीआर आता, आफ्टर द एडमिशंस एंड डिनायल्स, आफ्टर एडमिशंस एंड डिनायल्स। अगर कोर्ट को लगता है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, अगर कोर्ट को लगता है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट, इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट, तो कोर्ट पार्टीज को एडीआर की तरफ फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। इसको समझने के लिए द प्रोविजन विच वी विल बी रिलेटिंग दैट विल बी ऑर्डर 10 रूल 1A 1B एंड 1C, ये प्रोविजन प्लस सेक्शन नंबर 89 सीपीसी, ये सारे प्रोविजंस आपको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एडीआर क्या है। लेकिन ये सिर्फ समझ में आएगा, सही समझ में नहीं आएगा। फर्क है कि प्रोविजन पढ़ा और समझ लिया, लेकिन सही समझ में लाने के लिए इसके पीछे एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2010 का। उस जजमेंट से आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा कि एक्चुअल में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता कैसे, ठीक है। सो इफ यू पीपल अलाउ मी, आई विल बी प्रोसीडिंग। थैंक यू सो मच। चलो पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले रूल नंबर 1A क्या कहता है। अब ये ना एक बार हिमाचल में एमसीक्यू में आया कि एडीआर की तरफ कोर्ट कब भेजेगा, आफ्टर द एडमिशन एंड डिनायल, बिफोर द एडमिशन डिनायल। तो आप देखो ना एमसीक्यू कैसे बना रहा है एग्जामिनर, ये है आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनायल्स। आफ्टर वर्ड से ही सवाल बना दिया। आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनायल्स, द कोर्ट शेल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट ईदर मोड ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट एज स्पेसिफाइड इन 89 सबसेक्शन 1। अब ये शेल लिखा तो है लेकिन जरूरी नहीं है। यहां पे शेल इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ओनली अ काइंड ऑफ अ डायरेक्टरी प्रोविजन। इफ द एमिकेबल सेटलमेंट इज पॉसिबल ओनली देन यू विल बी फॉरवर्डिंग, अदरवाइज नॉट। तो लिखा है द कोर्ट शेल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट ईदर मोड ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द court as specified in 89 subsection 1, and on the option of the party the court shall fix a date of appearance before such forum or authority as may be opted by the parties। तो कोर्ट डेट लगा देगा कि फलानी तारीख को फलाने मीडिएटर के पास चले जाओ। सो इफ यू गो टू द मीडिएटर देन मीडिएटर विल try to resolve the amicable settlement, the dispute by amicable settlement, and accordingly अगर डिस्पोजल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मामला कोर्ट में वापस आ जाएगा, राइट। ठीक, तो अब जो है एक छोटा सा प्रिंसिपल मैं आपको देता हूं, फिर हम सेक्शन 89 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिशन डिनायल। तो हम यहां लिख देंगे आफ्टर
admission and denials. आफ्टर एडमिशन एंड डिनायल, यहां से दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज. पहला है इफ द सूट कैन बी डिसाइडेड बाय एमिकेबल सेटलमेंट. इफ द सूट कैन बी डिसाइडेड बाय एमिकेबल सेटलमेंट, ये एक सिनेरियो है. और दूसरा हम लिखते हैं सूट इज नॉट फिट फॉर एडीआर. सूट इज नॉट फिट फॉर एडीआर. ठीक है, तो अगर तो सूट इज नॉट फिट फॉर एडीआर तो कोर्ट सीधा सीधा क्या कर देगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे चला जाएगा. तो वहां पे क्योंकि एडीआर की जरूरत नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो क्यों टाइम अपना वेस्ट करना है ना, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे जाओ, ट्रायल चलाओ अपना बढ़िया. लेकिन अगर केस जो है एमिकेबल सेटलमेंट के लिए जाता है तो यहां से फिर दो ऑप्शन है. ठीक है, कि इफ डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड, इफ डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड तो मैटर सॉल्व हो गया, राइट. और कॉम्प्रोमाइज डिक्री बना सकते हैं, यस और नो, है ना. तो इफ डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड देन कॉम्प्रोमाइज डिक्री. और दूसरा है इफ नो एमिकेबल सेटलमेंट अराइव्ड, इफ नो एमिकेबल सेटलमेंट अराइव्ड, तो फिर केस वापस कहां आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, कोर्ट में आ जाएगा. लिख लो, इफ नो एमिकेबल सेटलमेंट अराइव देन केस विल बी सेंट बैक टू द कोर्ट, केस विल बी सेंट बैक टू द कोर्ट, केस विल बी सेंट बैक टू द कोर्ट, सेंट बैक टू द कोर्ट, एंड कोर्ट विल frame the issues and proceed with the matter. Court will frame the issues and proceed with the matter. ठीक, court will frame the issues and proceed with the matter. अब ये हो गया जर्नल, मतलब इसका है क्या. Now the main point of understanding is that what actually the concept of ADR is. निकालो जरा सेक्शन नंबर 89. सेक्शन 89. देखो सेक्शन 89 में पहले ही क्लियर कर देता हूं, जैसा लिखा है वैसा ही है, ऐसा नहीं समझना है. ठीक है, जैसा लिखा है, अभी तो मैं आपको बताता हूं कि लिखा क्या, मतलब क्या है, फिर हम जजमेंट पे आएंगे और इसका क्या एक्चुअल असेंस निकलता है वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेट्स रीड व्हाट इज बीइंग रिटन इन सेक्शन नंबर 89. चले, लिखा है वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज. वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट, अब कोर्ट ने जब एडमिशन डिनायल किए और प्लीडिंग्स देख ली तो कोर्ट को लगा कि पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें सेटलमेंट हो सकता है जो पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा. लिखा है द कोर्ट शेल फॉर्मुलेट द टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है. द कोर्ट शेल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन. द कोर्ट शेल फॉर्मुलेट द टर्म्स and it will give it to the parties for their observation, and after receiving the observations the court may reformulate the terms for possible settlement and then refer them for arbitration, conciliation, judicial settlement, mediation. पढ़ लिया क्या लिखा है?
पढ़ा? यस और नो? सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? अब इसको जरा सा आत्मसात करो, जरा आत्मसात मत करने का मतलब कि समझो जरा क्या इसका मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं बड़ा एक बेसिक सा प्रैक्टिकल सपोजिशन आपके सामने रखता हूं। लेट सपोज यू पीपल आर द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स, ठीक है, मान लो, एंड आई एम अ जुडिशियल ऑफिसर। नाउ यू पीपल कम टू मी विद अ पर्टिकुलर केस। मेरी तरफ मेरे पास प्लेंट भी आया है और रिटर्न स्टेटमेंट, मान लो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों आ गए। मैंने प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ा, मेरे को कंट्रोवर्सी समझ में आ गई। फिर मैं आपका कोई सवाल जवाब करने हैं, एडमिशन डिनायल करवाना है, वो मैं कर लूंगा। ऑर्डर 10 रूल नंबर 1, दो प्रैक्टिकली नहीं होता है लेकिन मान लो कर लिया। इसके बाद मुझे लगता है कि पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा, राइट? यही मतलब है इसका। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द टू द कोर्ट दैट देयर कैन बी द एमिकेबल सेटलमेंट। फिर कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट इज फॉर्मुलेटिंग द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। यही मतलब है ना यहां पे लिखा हुआ, ठीक है? तो बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर मेरे को क्या करना है? टर्म्स लिख दी। हाँ, मैंने टर्म्स लिख दी कि अच्छा प्लेंटिफ जो है इसको ये कर दो, डिफेंडेंट को ये कर दो, और ऐसे ऐसे सेटलमेंट हो जाएगा। फिर मैं ये आपको दे रहा हूं कि भैया पढ़ो, देखो जरा ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, क्या इस तरीके से आप मान जाओगे? फिर आपने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दी। यही लिखा हुआ है, that court shall formulate the terms and then it will give it to the parties for their observation, and that if the court finds it convenient तो court क्या कर देगा? reformulate करेगा। फिर मैं कहूंगा अच्छा नहीं 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 ये पार्टी नहीं मान रही है तो ऐसा इसमें चेंज करते हैं। फिर मैं कहूंगा कि अच्छा अब एक काम करो, अब तुम चले जाओ जरा, वो फलाना एक मीडिएटर है तो मीडिएटर के पास जाओ और वहां से केस को डिस्पोज करते हैं। फिर मीडिएटर फिर आपको बताएगा क्या करना है। यही मतलब है इसका। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने खुद ही सब कुछ कर लिया तो मीडिएटर क्या करेगा? है कुछ बचा? बताओ। मैंने खुद ही टर्म्स बना दी, फिर पार्टीज की ऑब्जर्वेशन भी ले ली, फिर रीफॉर्मुलेट भी करना है तो कर लिया। फिर मैंने कहा कि जाओ वो फलाना मीडिएटर बैठा है उसके पास जाओ, वो फलाने दिन लोक अदालत लगेगी वहां चले जाना। तो देयर इज नो पर्पस ऑफ दैट, ठीक है? नो पर्पस। और आप लोग अगर कोर्ट में जाते हैं तो आपको पता है कि कोर्ट कोई फॉर्मुलेट नहीं करता टर्म्स। हाँ, अब सवाल ये है कि यहां लिखा तो है द कोर्ट शेल फॉर्मुलेट, लेकिन करना नहीं है। करना नहीं है। क्यों नहीं करना? इसके पीछे का है जजमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? केस का नाम लिखेंगे, इट इज एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस, या ऐसे लिखो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस, एंड अनदर आएगा वैसे साथ में ना, एंड अनदर वर्सेस चेरियल, CHERIAL, चेरियल वैरके, VARKEY, वैरके कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये जजमेंट है आपका सन 2010 का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस RV रविंद्रा। ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस चेरियल वेलके कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लिख लिया नाम? एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस चेरियल वेलके कंस्ट्रक्शन कंपनी, लिख लिया? ओके। दिस केस, और उसके बाद फिर सेलेम एडवोकेट्स केस में एक छोटे 2-3 पॉइंट्स है वो बाद में बताता हूं। इस केस में कोर्ट ने, एफकॉन्स वर्सेस चेरियल वेरके के केस में कोर्ट ने 2-3 चीजों की बात करी है। वो क्या क्या चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे एक और छोटा सा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? अगर हम सेक्शन नंबर 89 को थोड़ी सी गंभीरता के साथ देखें
तो ये जो लिखा है वो तो मैंने आपको मतलब बताया, उसकी क्या रेक्टिफिकेशन है वो जजमेंट की रेफरेंस में आ जाएगी। लेकिन ये लिखा है कि कोर्ट पार्टीज को कहां कहां भेज सकता है, तो लिखा है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग थ्रू लोक अदालत एंड मीडिएशन, ये लिखा है। ठीक, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी मैटर आर्बिट्रेशन में भेजा जाता है, कहां भेजा जाता है? आर्बिट्रेशन में। तो बीइंग एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन में जब मैटर भेजा जाता है तो कौन केस को डिसाइड करने की पावर रखेगा? आर्बिट्रेटर, है ना, आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से अप्लाई हो जाएगा। ठीक, आर्बिट्रेशन में कोई भी डिस्प्यूट तभी भेजा जाता है जब पार्टीज का कंसेंट हो। ठीक है, क्या हो पार्टीज का? ठीक है, ओनली इफ देयर इज द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं है तो आर्बिट्रेशन में आप मैटर नहीं भेज पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से रेगुलेटेड है। दूसरी चीज, क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास एक बार मैटर चला गया तो वो वापिस कोर्ट में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? एक बार मैटर आर्बिट्रेटर के पास चला गया तो आर्बिट्रेटर इज कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर अवॉर्ड। और ये जो अवॉर्ड पास किया जाता है इसको डिक्री के बराबर माना जाता है। बात समझ रहे हैं? अवॉर्ड जो पास होता है इट इज एज गुड एज डिक्री, और जैसे डिक्री एग्जीक्यूट होती है वैसे आर्बिट्रेटर का अवॉर्ड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आर्बिट्रेशन में मैटर कभी भी बिना दोनों पार्टीज के कंसेंट के भेज ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन 1996 रेगुलेट करता है। दूसरा इसमें जो है, अब यहां से आपको कुछ एक चीजें मैं बताता हूं, ठीक है, देखते जाना। लिखा है फॉर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 शेल अप्लाई एज इफ द प्रोसीडिंग्स फॉर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन वर रेफर्ड फॉर सेटलमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट। तो एक बार आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन एक्ट की प्रोसीडिंग्स आपने इनिशिएट करवा दी तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 ही अप्लाई करेगा और माना जाएगा कि प्रोसीडिंग उसी लॉ के अंदर चल रही थी। राइट? ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है लोक अदालत। लोक अदालत, लोक अदालत के लिए लिखा है कि जब भी मैटर लोक अदालत में जाएगा तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत सेक्शन नंबर 20 जो इस कानून का है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का, उसके थ्रू जो लोक अदालत है वो मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। तो लोक अदालत जो है वो कॉम्प्रोमाइजेस ड्राइव करवा लेती है। राइट? ठीक है, इसके बाद आगे इन्होंने लिखा जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट, और जरा गौर से फरमाइएगा, सेक्शन नंबर 89 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर सी में एक चीज लिखी है, फॉर जुडिशियल सेटलमेंट द कोर्ट शेल रेफर द सेम फॉर सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन of such institution or person shall be deemed to be लोक अदालत। ये लिखा है। इन्होंने कहा कि जुडिशियल सेटलमेंट के लिए हम एक जगह भेज देंगे और वो व्यक्ति के पास वो सारी पावर होंगी जो लोक अदालत की होंगी। बात समझ में आ रही है? ये गलत है, ये गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जुडिशियल सेटलमेंट जो होता है ये कोर्ट खुद करता है। कौन करता है? कोर्ट करता है। जुडिशियल सेटलमेंट में कोई तीसरा व्यक्ति कैसे सेटलमेंट ड्राइव करेगा जो जज है ही नहीं? बात समझ में आ रही है ना? जुडिशियल सेटलमेंट कैन नॉट बी डन बाय अ पर्सन हु इज नॉट हिमसेल्फ अ जज। और अगर आप इसका क्लॉज नंबर डी देखें तो लिखा है मीडिएशन। अच्छा, मीडिएशन कौन करता है? तीसरा व्यक्ति करता है या कोर्ट करता है? थर्ड पर्सन करता है, थर्ड पर्सन करता है। राइट? मीडिएशन, मीडिएटर अपॉइंट होते हैं। तो अगर आप क्लॉज नंबर डी देखें तो लिखा है फॉर मीडिएशन द कोर्ट शैल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड शैल फॉलो द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहां पे गड़बड़ हो गई लेजिस्लेचर से। तो यहां पे आपके जो क्लॉज नंबर सी में लिखा है
इसको जुडिशियल सेटलमेंट को काट के लिखो मीडिएशन, और क्लॉज नंबर डी में मीडिएशन काट के लिख दो जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट काट दो, वेयर एक्ट पे काट दो और लिख दो जुडिशियल सेटलमेंट, काट के लिखो मीडिएशन, मीडिएशन काट के लिखो जुडिशियल सेटलमेंट। अब ठीक हो गया, क्योंकि मीडिएशन कौन करेगा? कोई व्यक्ति करेगा, और जो भी व्यक्ति मीडिएशन करेगा उसके पास वो सारी पावर होती है जैसे कि लोक अदालत काम करती है, राइट। और जुडिशियल सेटलमेंट कोर्ट खुद करता है, और कोर्ट पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज ड्राइव करवाने की कोशिश करता है। और यहां पे लिखा है ना एज द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, तो ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 3 अप्लाई होता है। ऑर्डर 23 रूल 3 अप्लाई हो जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री के लिए बना हुआ है। अब ये जो लेजिस्लेटिव एरर मैंने आपका रेक्टिफाई करवाया, लेजिस्लेटिव एरर, ये लेजिस्लेटिव एरर एफकॉन्स वर्सेस चेरियल वेरके के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपने एक चीज का यहां पे और ध्यान रखना है कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के लिए हमें पार्टीज का कंसेंट चाहिए होता है, क्योंकि उसमें स्पेशल लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो बिना पार्टीज के कंसेंट के आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में मैटर को नहीं भेजोगे, राइट? ठीक है। दूसरा है लोक अदालत। तो लोक अदालत कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि मैटर लोक अदालत में रिजॉल्व हो जाएगा तो हम लोक अदालत में भेज सकते हैं, पार्टीज के कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। मीडिएशन, पार्टीज के कंसेंट की जरूरत नहीं है, हम मैटर को मीडिएशन में भेज सकते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, चेक बाउंस के केसेस हैं, ये सब लोक अदालत मीडिएशन में सेटल हो जाते हैं। जुडिशियल सेटलमेंट ये पार्टीज के ऊपर होता है कि अगर कोर्ट कहता है कि मैं आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाता हूं, तो जज साहब अपने चैम्बर में पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज ड्राइव करवाने की कोशिश कर सकते हैं, कोर्ट रूम में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कोर्ट खुद करता है, जुडिशियल सेटलमेंट कोर्ट खुद करता है, और इसमें भी पार्टीज की रजामंदी करवाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन इश्यू, करेक्ट?